यहाँ पर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वन वे वॉल्व्स को दिखाया गया है। इन सभी वॉल्व्स में एक चीज कॉमन है, इन सभी में मूविंग पार्ट्स होते हैं। यहाँ एक डिजाइन चैलेंज है। क्या बिना किसी मूविंग पार्ट के एक वन वे वॉल्व को डिजाइन करना मुमकिन है? हम में से ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ये एक नामुमकिन डिजाइन चैलेंज है, पर डिजाइन जीनियस निकोला टेस्ला के लिए नहीं। निकोला टेस्ला ने बिना किसी मूविंग पार्ट के वन वे वॉल्व डेवलप किया था। अपने पेटेंट में उन्होंने इस वॉल्व का नाम वैल्वुलर कॉन्ड्यूट दिया था। इस वीडियो में हम न सिर्फ इस वॉल्व की वर्किंग के बारे में सीखेंगे, पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस शानदार प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के दौरान टेस्ला के दिमाग ने किस तरह से काम किया था। आइए इस डिजाइन को कंसीडर करते हैं। एक सामान्य से चैनल जिसकी वॉल्स पर कुछ अंड्यूलेशंस हों, जैसा कि दिखाया गया है। इस तरह की अंड्यूलेशंस किसी भी तरफ से फ्लूइड के एंटर होने पर सेम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। यहां पर इन रुकावटों को एक एंगल पर ऐड किया गया है। यहां आपके लिए एक सवाल है, किस दिशा में फ्लूइड आसानी से बह पाएगा? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? आपकी इंट्यूशन कहेगी कि राइट से लेफ्ट बहना आसान होगा, है ना? ऐसा क्यों है? ये फ्लो जब राइट से लेफ्ट जाता है तो कन्वर्जिंग टाइप का होता है, पर अगर इस फ्लो की दिशा को उल्टा कर दिया जाए तो यहां पर डाइवर्जिंग इफेक्ट होगा। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग फ्लो की फिजिक्स काफी अलग है। कन्वर्जिंग फ्लो में जैसे जैसे एरिया कम होता है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब कि फ्लो का प्रेशर कम हो जाएगा। डाइवर्जिंग फ्लो का केस एकदम उल्टा होगा। फ्लो का प्रेशर बढ़ जाएगा। इस प्रेशर के बढ़ने को एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। जैसे जैसे फ्लो का प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड पार्टिकल डीएक्सेलरेट होगा और एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद फ्लो रिवर्सल भी हो सकता है। इस रिवर्सल की वजह से फ्लो वॉर्टिसेस और एनर्जी लॉस भी हो सकता है। अगर शॉर्ट में कहें तो डाइवर्जिंग फ्लो को मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसमें कन्वर्जिंग फ्लो के मुकाबले काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। चलिए इन रुकावटों को फिर से अरेंज करते हैं। यहां कुछ रुकावटों को वॉल से कनेक्ट कर दिया गया है और बाकियों को छोटा कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा जब फ्लो लेफ्ट से राइट मूव करता है। आपने सही अंदाजा लगाया। यहां पर फ्लो डाइवर्जेंस के साथ फ्लो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रीम्स को 180 डिग्री एंगल पर प्राइमरी स्ट्रीम के साथ मिक्स होने के लिए डायरेक्ट किया जाता है। ये प्रोसेस ऑपोजिट दिशाओं से दो जेट्स को मिक्स करने जैसा है, जिसकी वजह से फ्लो का घुमाव और लॉस होता है। ये डिजाइन पिछली डिजाइन के मुकाबले ज्यादा बंधन पैदा करेगी और ये प्रोसेस हर ऑब्स्टेकल के पेयर पर रिपीट होगा। जब फ्लो राइट से लेफ्ट जाता है तो ये बहुत आसानी से बिना ज्यादा रुकावटों के पास हो जाता है। चलिए इस डिजाइन में कुछ और ज्योमेट्रिकल मॉडिफिकेशंस लाते हैं। पिछली डिजाइन एक मिरर रिफ्लेक्शन है। चलिए नीचे वाले पोर्शन को शिफ्ट कर देते हैं, जैसा दिखाया जा रहा है। अब इस रुकावट की चौड़ाई बढ़ गई है। अब आपको जो मिला है वो निकोला टेस्ला की डिजाइन है। टेस्ला के वॉल्व में तो फ्लो हमेशा ही दो स्ट्रीम्स में बटा हुआ रहता है। सीधी लाइन वाला फ्लो प्राइमरी स्ट्रीम है और डाइवर्ट किया हुआ फ्लो सेकेंडरी स्ट्रीम है। इस डिजाइन में निकोला टेस्ला ने बहुत ही चतुराई के साथ हमारे अब तक के पढ़े हुए सारे दिलचस्प फ्लूइड मैकेनिक्स को सबसे बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट किया है। चलिए अब टेस्ला के वॉल्व के फ्लूइड मैकेनिक्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले राइट से लेफ्ट वाले फ्लो को कंसिडर करते हैं। शुरुआत में फ्लो दो स्ट्रीम्स में बटा हुआ होता है। बिल्कुल, सेकेंडरी फ्लो बहुत कम होगा क्योंकि फ्लूइड को उस रीजन में एंटर करने के लिए अनावश्यक टर्न लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि ज्यादातर फ्लो प्राइमरी स्ट्रीम की वजह से होगा और ये बिना ज्यादा रुकावट के लगभग एक सीधी लाइन होगी। जब फ्लूइड लेफ्ट से एंटर करता है तो फ्लो फिर से दो स्ट्रीम्स में बट जाता है। नीचे वाले सेक्शन में फ्लो डाइवर्ज होता है और एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट उसकी लाइफ को मुश्किल कर देता है। दूसरी स्ट्रीम ये बकेट जैसे स्ट्रक्चर को हिट करती है और अपना मोमेंटम खो देती है। मोमेंटम खोने के बाद ये फ्लो लगभग 180 डिग्री का टर्न लेता है, जिसकी वजह से फ्लो फिर से खो जाता है। इन सभी रुकावटों के बाद ये स्ट्रीम उल्टी दिशा से पहली वाली स्ट्रीम से मिल जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। अगर शॉर्ट में कहें
तो जब फ्लो लेफ्ट से राइट जाता है तो इसको बहुत ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ता है। ये अचानक से एक्सपेंशन, डिफ्लेक्शन, रिवर्सल और मिक्सिंग की प्रक्रिया हर यूनिट पर होगी। ऐसी कई सारी यूनिट्स को जोड़कर रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। चलिए टेस्ला वॉल्व को एक चलते हुए पंप के आउटलेट से कनेक्ट करके टेस्ट करते हैं। अगर वॉल्व को इस तरह से कनेक्ट किया जाए तो आप नोटिस करेंगे कि एक अच्छा खासा अमाउंट इससे फ्लो हो जाता है। साफ तौर से वॉल्व पर प्रेशर ड्रॉप बहुत कम या ना के बराबर होगा। आपको सिर्फ वॉल्व को उल्टी डायरेक्शन में कनेक्ट करना है और फ्लो बहुत ही कम हो जाएगा। अब वॉल्व पर प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा। टेस्ला वॉल्व फ्लो को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता, पर यह सिंगल पीस वॉल्व काफी टिकाऊ है क्योंकि यह बिना किसी मूविंग पार्ट्स के एक डायरेक्शन में फ्लो को ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। इसका इस्तेमाल माइक्रोफ्लूइडिक्स और पल्स जेट इंजन से संबंधित रिसर्च में किया जाता है। एक माइक्रो पंप के साथ इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में फ्लूइड डिलीवर करने के लिए किया जाता है, 3 मिलीमीटर पर मिनट जितना कम। मॉडल वॉल्व लेस प्लस जेट इंजन पारंपरिक प्लस जेट में रीड वॉल्व को टेस्ला वॉल्व से रिप्लेस करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में जिस तरह से निकोला टेस्ला का दिमाग चला है उसे समझकर आपको आश्चर्य हुआ होगा। प्लीज सपोर्ट बटन पर क्लिक करके हमारे मेंबर्स में से एक बन जाइए। एक और वीडियो के लिए जल्द ही ट्यून इन करें।